रात के 10 बजे का समय था। राहुल अपनी बाइक को हाईवे पर तेजी से दौड़ाए जा रहा था कि तभी राहुल की नजर हाईवे पर खड़ी एक सुंदर लड़की पर पड़ी। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक उस लड़की के नजदीक रोक दी। कौन है आप और इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही हैं? वो सुंदर लड़की रहस्यमय अंदाज में राहुल की ओर देखकर कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी तो? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो आपको जानता तक नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारा नाम राहुल है और तुम्हारे पिता का नाम विवेक है, जो एक बिल्डर हैं। उस लड़की की बात सुनकर राहुल बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, आप तो मेरा और मेरे पिताजी का भी नाम जानती हैं। आपकी बातों से लगता है कि आप कोई रिपोर्टर हैं। तुमने सही कहा, मैं एक प्रेस रिपोर्टर ही थी। मेरा नाम पूजा है। उस लड़की का नाम सुनकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया कि तभी उस लड़की का सुंदर चेहरा एक भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसके शैतानी चेहरे को देखकर राहुल बुरी तरह से कांप उठा। कुछ ही देर में सुनसान हाईवे पर गूंजने लगी। अगले दिन इंस्पेक्टर भार्गव सब इंस्पेक्टर अदिति के साथ खड़ा हुआ हाईवे पर पड़ी हुई राहुल की लाश को बड़ी ही गौर से देख रहा था। सब इंस्पेक्टर अदिति इंस्पेक्टर भार्गव से कहती है, इसकी हत्या तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से की गई है। इसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इसे किसी बिल्डिंग से नीचे फेंका गया हो। तुम सही कहती हो, जबकि इस हाईवे पर दूर दूर तक ना कोई बिल्डिंग है। हो सकता है कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और इसे यहाँ पर लाकर फेंका गया हो। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ पहुँचा और राहुल की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आप कौन हैं? मेरा नाम विवेक है, मैं एक बिल्डर हूँ और ये मेरा बेटा है। कल रात से ये घर नहीं आया था। आज सुबह मेरे पास कॉल आया और मुझे बताया गया कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ देर बाद विवेक वहाँ से चला गया। घर पर विवेक अपने बेटे को याद करके रो रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी वहाँ आ पहुंची और गुस्से में अपने पति से बोली, ये सब आपके कारण हुआ है। ये क्या कह रही हो रुक्मणी? सही कह रही हूँ। कितनी बार मैंने आपसे मना किया कि गरीब लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करना बंद कर दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। किसी गरीब की हाय ही मेरे बेटे को लग गई। अपनी पत्नी रुक्मणी की बात सुनकर विवेक क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से कहता है, बकवास बंद करो रुक्मणी, जरूर मेरे किसी दुश्मन ने मेरे बेटे की जान ली है। मुझे तो अब हमारी बेटी दिशा की चिंता खाए जा रही है। अब केवल वही हम दोनों का सहारा है। चिंता मत करो, मैंने पुलिस से बात कर ली है। बहुत जल्द हमारे बेटे का कातिल पकड़ा जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। विवेक के परिवार की लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी थी। एक शाम विवेक की बेटी दिशा शाम के समय अपने दोस्तों से मिलने घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। ये तो अननोन नंबर है, चलो उठाकर देखती हूँ किसका फोन है। दिशा ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? हेलो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाई राहुल की हत्या किसने की। लड़की की बात सुनकर दिशा बुरी तरह से चौंक जाती है। क्या? तो फिर मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ। नहीं, अगर तुम्हें उसका नाम जानना है तो तुम मॉल रोड पर आ जाओ। मैं उसका नाम फोन पर नहीं बता सकती। मॉल रोड पर किस जगह आना है? जहाँ पर तुम्हारे पिता की नई बिल्डिंग बन रही है। मैं तुम्हें बिल्डिंग की छत पर मिलूंगी। इतना कहकर उस दूसरी लड़की ने फोन काट दिया। दिशा तुरंत अपनी स्कूटी से मॉल रोड पर अपने पिता की नई बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। दिशा धीरे धीरे कदमों से बिल्डिंग की सबसे ऊपर की छत पर पहुंच गई, जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। वो सुंदर लड़की दिशा को रहस्यमय अंदाज में देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, मेरा नाम पूजा है। नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। ऐसा लगता है हाँ, याद आया। एक बार अपने डैडी के मुंह से सुना था कि पूजा नाम की कोई प्रेस रिपोर्टर उन्हें बहुत परेशान कर रही है। खैर, वो सब छोड़ो, मुझे जल्दी से उस कातिल का नाम बताओ जिसने मेरे भाई की हत्या की। दिशा की बात सुनकर अचानक पूजा के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तुम्हारे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। जैसे मैंने तुम्हारे भाई को मारा,
अब ठीक वैसे ही तुम्हें भी मारूंगी। पूजा के इतना कहते ही दिशा के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक पूजा का चेहरा एक भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अचानक एक तेज हवा का झोंका दिशा के शरीर से टकराया और दिशा बिल्डिंग की छत से नीचे गिर पड़ी। बिल्डिंग के नीचे सलिया ही सलिया रखी हुई थी। दिशा का शरीर उस सलियों से टकरा गया। दिशा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब दिशा घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ रुक्मणी घबराती हुई अपने पति विवेक से कहती है, मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है, आखिर दिशा घर क्यों नहीं आई? तभी वहां पर इंस्पेक्टर भार्गव और सब इंस्पेक्टर अदिति आ पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर भार्गव विवेक की ओर देखकर कहता है, आपकी बेटी दिशा की लाश आपकी ही बिल्डिंग के नीचे मिली है। बड़ी ही मुश्किल से उसकी लाश को सलियों से निकाला गया है। ये सुनकर विवेक बुरी तरह से कांप उठा। तभी सब इंस्पेक्टर अदिति विवेक की ओर देखकर कहती है, आखिर आपकी बेटी इतनी रात में उस बिल्डिंग की छत पर क्या करने गई थी, जो अभी बनकर तैयार भी नहीं हुई? और मिस्टर विवेक, जहां आपकी बेटी की लाश मिली है, ठीक उसके बगल में हमें एक और लाश मिली है, जो कि एक कंकाल में बदल चुकी है। हाँ मिस्टर विवेक, ऐसा लगता है जैसे कई महीनों पहले कोई और उस बिल्डिंग से गिरकर सलियों के बीच गिरकर मर गया हो। मुझे नहीं पता कि दूसरी लाश किसकी है। हमारे थाने में कुछ महीनों पहले पूजा नाम की एक प्रेस रिपोर्टर की गुमशुदगी भी दर्ज है। सुना है कि वो आपके पीछे काफी दिन से पड़ी हुई थी। आप कहना क्या चाहती हैं? बुरा मत मानिएगा मिस्टर विवेक, सब जानते हैं कि आपने कई इलीगल प्रॉपर्टीज पर इलीगल बिल्डिंग्स खड़ी की हैं और प्रेस वाले अक्सर आपके जैसे बड़े लोगों का भांडा फोड़ने के लिए आगे पीछे लगे रहते हैं। एनीवे, वो दूसरी लाश किसकी है ये हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर अदिति इंस्पेक्टर भार्गव के साथ वहां से बाहर निकल गई। तभी रुक्मणी विवेक की ओर देखकर कहती है, सच सच बताओ, तुमने कौन सा जुर्म किया है? विवेक रोता हुआ रुक्मणी से कहता है, कुछ महीनों पुरानी बात है रुक्मणी। विवेक अपनी बन रही नई बिल्डिंग की छत पर खड़ा था कि तभी एक सुंदर लड़की वहां पर आ पहुंची। वो विवेक की ओर देखकर कहती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो पूजा, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार रिपोर्टर हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कीमत सही लगाई जाए तो ईमानदारी भी खरीदी जा सकती है। तुम्हारे पास जो भी फाइल्स हैं उसे मुझे वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। सॉरी मिस्टर विवेक, वो फाइल आपको जेल की सलाखों तक पहुंचा सकती है और उन गरीबों का हक दिला सकती है जिन गरीबों का हक मार कर आपने अपनी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं। ये सुनकर विवेक को गुस्सा आ जाता है और वो पूजा को बिल्डिंग की छत से धक्का दे देता है। पूजा बिल्डिंग के बीच रखी हुई सलिया के ऊपर गिर पड़ती है और वहीं दम तोड़ देती है। मुझे लगता है कि ये उसी की आत्मा है जिसने हमारे दोनों बच्चों को हमसे बदला लेने के लिए मार दिया। तभी विवेक के बंगले की डोरबेल बजती है। विवेक जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने एक साधु खड़ा होता है। विवेक उस साधु से कहता है, कौन हो तुम? तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। मैं उस साये को खत्म करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे दोनों बच्चों की जानें चली गई हैं। आप सही कह रहे हैं साधु महाराज, कुछ कीजिए, वही करने आया हूँ। इतना कहकर साधु पूजा के रूप में परिवर्तित हो गया। इस दृश्य को देखकर विवेक और रुक्मणी की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। मुझे माफ कर दो पूजा। जरूर कर देती, लेकिन तू एक बात नहीं जानता था कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा थी। मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ढूंढा और उन्होंने भूख से तड़पते हुए आत्महत्या कर ली। तुझे तो मरना ही होगा। विवेक और रुक्मणी की चीखें बंगले में गूंज उठी। अगले ही पल उन दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थीं। अगले दिन पुलिस को उन दोनों की लाशें उनके बंगले में मिली। इंस्पेक्टर भार्गव सब इंस्पेक्टर अदिति से कहता है, दिशा के बगल में हमें जो दूसरा कंकाल मिला था वो कंकाल पूजा नाम की एक रिपोर्टर का था। लगता है उसकी हत्या विवेक ने ही करवाई थी। शायद उसने अपना बदला ले ली। इंस्पेक्टर भार्गव ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके फाइल बंद कर दी। रवि की ग्रेटर नोएडा में नई जॉब लगी थी। उसके कॉलेज के 2 दोस्त भी इसी शहर में जॉब करते थे। कंपनी की तरफ से उसको एक घर प्रोवाइड किया गया था।
ये घर शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। रवि ने घर में थोड़ा सेटअप किया और फिर डिनर में ऑमलेट बनाकर खाया। फिर उसको प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। अरे एक बोतल भी नहीं है इसमें तो, कहकर उसने वॉश बेसिन का नल खोला तो उसमें भी पानी नहीं आ रहा था। शिट यार, इतनी प्यास लग रही है और यहाँ पानी का जरा भी इंतजाम नहीं है। कहीं आसपास कोई घर भी नहीं है, कहाँ से इंतजाम करूं? ऐसा कहकर उसने खिड़की खोलकर देखा जो कि घर के पीछे की तरफ खुला करती थी। वहां उसको एक कुआं नजर आया। शुक्र है कुआं तो नजर आ रहा है। उसने एक छोटी बाल्टी ली और घर से निकलकर कुएं के पास गया। उसने रस्सी में बंधी हुई बाल्टी कुएं में डाली। जब वापस खींचने लगा तो बाल्टी कहीं अटक गई। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहां एक शख्स नजर आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कुएं में कोई है? जब अपनी कोई एक ख्वाहिश आजमा कर देख सकते हो। ये क्या हो रहा है? भला ऐसे कोई कुएं में कैसे हो सकता है जो पानी देने के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करे? ठीक है, मुझे पानी के साथ साथ मुझे सोने की अंगूठी भी भेज दो। ऐसा कहकर उसने रस्सी खींची तो वो आराम से ऊपर आने लगी। जब बाल्टी उसके हाथ में आई तो उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है? उसने हाथ डालकर उसे निकाल कर देखा तो ये एक सोने की अंगूठी थी। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अब तक रवि समझ रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अपने हाथ में पकड़ी चमचमाती अंगूठी को देखकर अब उसकी आंखें चौंधिया आ गई थी। खैर उसने पानी पिया और फिर वापस अपने घर को पहुंचा। सुबह उठकर जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक बार उसने खिड़की खोलकर कुएं को देखना चाहा, लेकिन अब वहां कोई कुआं नहीं था। ये सब हो क्या रहा है? क्या यहाँ कोई कुआं था ही नहीं? कहीं रात में मैंने कोई सपना तो नहीं देखा? तभी उसका ध्यान हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ा। उसको यकीन हुआ कि रात को उसने जो भी देखा वो सपना नहीं था। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी से निकलता हूँ। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो वापस आया तो कुआं अपनी जगह पर मौजूद था। ये कुआं तो मायावी लगता है, शायद इसी वजह से दिन में गायब हो जाता है। अब है तो अपने लिए कुछ पैसे मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने बाल्टी को कुएं में फेंका और बोला, मुझे अभी कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कहकर उसने बाल्टी को वापस खींचा तो उसके अंदर उसको प्लास्टिक बैग में लिपटा एक पार्सल नजर आया। उसमें नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थीं। अगले दिन रवि जब ऑफिस से घर आया तो उसके मोबाइल पर निशा का कॉल आया। रवि, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम कई दिनों से नोएडा आ चुके हो और अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने की जरा भी कोशिश नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है यार, शिफ्टिंग में लगा था ना, तो बस। तो ठीक है, अब तो फ्री हो ना? हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल ऑफिस के बाद मैं और पारुल दोनों तुमको कॉफी शॉप पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ जरूर। इतने सालों बाद निशा और पारुल से मिल रहा हूँ, कोई अच्छा सा गिफ्ट तो होना ही चाहिए। वो घर से निकलकर कुएं के पास पहुंचा। फिर उसने बाल्टी उसके अंदर डाली और जब खींचने लगा तो वो फिर से अटक गई। मुझे आज एक अच्छा सा सोने का नेकलेस और एक ब्रेसलेट चाहिए। ऐसा बोलकर उसने बाल्टी को ऊपर खींचा तो पानी के साथ साथ सोने का एक भारी भरकम नेकलेस और ब्रेसलेट भी ऊपर आ गया। अरे वाह! रवि बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर पहुंचा। अगले दिन ऑफिस के बाद वो निशा और पारुल से मिला। इतने दिनों बाद कॉलेज की यादें ताजा करके मजा ही आ गया यार। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, है ना? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। ये कहकर उसने अपने बैग से वो नेकलेस और ब्रेसलेट निकालकर दोनों को एज अ गिफ्ट दे दिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार, अभी तो तुमको तुम्हारी पहली सैलरी भी नहीं मिली। अरे रख लो। कुछ देर और बातें करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर को पहुंच गए। अब ये टाइम 11 बजे का था। निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रवि का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था और आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ धुआं सा उठता हुआ नजर आया। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वो धुआं एक आकृति लेने लगा और फिर एक भयानक लड़की के रूप में बदल गया। उस लड़की ने निशा का गला पकड़ा
और उसको पीछे की तरफ ऐसा धक्का दिया कि निशा का सर ड्रेसिंग टेबल के आईने को तोड़ता हुआ उसके पार हो गया। निशा की गर्दन कट गई और वो जमीन पर ढेर हो गई। सुबह जब पारुल निशा के घर पहुंची तो उसको निशा की मौत के बारे में पता चला। तभी उसने रवि को कॉल करके उसकी मौत की खबर दी। मैं अभी वहां आ रहा हूं। रवि ने जैसे ही कॉल कट किया उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे कोई भारी भरकम चीज पड़ी हुई है। उसने देखा तो उसके पैरों में एक बेड़ी पड़ी हुई थी। सोने की बेड़ी? अब रवि ने देर नहीं की, वो उसी टाइम जाकर पारुल से मिला और उसने उसको सब कुछ बता दिया। रवि, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उस कुएं के बारे में अच्छे से जाने बिना तुमको उससे ख्वाहिशें नहीं मांगनी चाहिए थी। आज रात तुम उस कुएं पर जाओगे तो मैं छिपकर देखूंगी। तुम उससे पूछना कि इस बेड़ी का तुम्हारे पैरों में आने का क्या मतलब है। रात को रवि कुएं पर पहुंचा और पारुल छिपकर सब कुछ देख रही थी। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मेरे पैरों में ये बेड़ी किस लिए आई है? इस कुएं से तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन जो भी तुम इस कुएं से मांगोगे उसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने वो चीजें किसी और को दी तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निशा की मौत भी इसी वजह से हुई? हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया सब वापस ले लो। तुम जितनी ख्वाहिशें मांग सकते थे मांग चुके। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही एक मोटी जंजीर कुएं से निकली और उसके पैरों में पड़ी बेड़ी में बंध गई। धीरे धीरे जंजीर उसको कुएं की तरफ खींच रही थी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ भी लिया है अगर वो सब वापस कुएं में डाल दो तो ही तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। सुबह होने से पहले ये बेड़ियां तुमको कुएं के अंदर ले जाएंगी और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी कुएं के अंदर रहोगे। अब पारुल ने देरी नहीं की। वो रवि के घर गई और उसने कबर्ड में रखे हुए पैसों का पैकेट निकाला। वो जैसे ही मुड़ी तो पहले से ही भयानक लड़की पीछे खड़ी थी। तभी पारुल ने अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उतार दिया। ऐसा करते ही वो उससे अलग हो गई। फिर पारुल तेजी से घर से निकलकर कुएं की तरफ भागी। पास ही वो लड़की उसको खा जाने की निगाहों से देख रही थी। उसने रवि की उंगली से अंगूठी उतार ली। पारुल ने देर न करते हुए पैसों का पैकेट, ब्रेसलेट और वो अंगूठी कुएं में फेंक दी। वो बहुत जोरों से चिल्लाई। कुएं से पानी ऊपर उठा, एक भंवर सी आई और उस लड़की को अपने साथ कुएं के अंदर ले गई और सब कुछ शांत हो गया। थैंक यू पारुल। ऐसा कहकर रवि उसके गले लग जाता है।